हाय गाइस। आज हम लोग अडल्ट्री के बारे में एक केस स्टडी करेंगे। एडल्ट्री, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एडल्ट्री होती क्या है। उसके बाद जो रिसेंट जजमेंट जो परसों मैंने अपडेट किया था वीडियो बनाने के लिए, उसको मैं बताऊंगा। एडल्ट्री समझने से पहले मैं इसको 4 भागों में बांटूंगा। मान लीजिए मैं ए हूँ और मैरिड हूँ, हस्बैंड वाइफ हैं। एक बी है, हस्बैंड वाइफ है। और एक एक्स है जो अनमैरिड कोई बॉय है। और एक वाई है जो अनमैरिड गर्ल है। होता ये है कि ए ड्यूटी करने बाहर चला जाता है हस्बैंड, और वाइफ अपने मायके में है, ससुराल में है, या कहीं रेंट पे रह रही है। बी वहीं पे मौजूद है और कहीं भी मौजूद है, जब मान लीजिए वहीं मौजूद है, वो भी मैरिड है, अपने परिवार के साथ रह रहा है। होता क्या है कि जब ए बाहर ड्यूटी पे गया हुआ या बाहर है, तो बी जो का जो हस्बैंड है वो ए के वाइफ से एक रिलेशनशिप बना लेता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, शारीरिक संबंध बन जाता है। जब बी ए के साथ ये संबंध बनाता है तो ए के हस्बैंड से ये बात नहीं पूछता है कि मैं आपके वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बना रहा हूँ, क्या मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा अगर ये नहीं करता है, नहीं पूछता है ए से, हस्बैंड से, तो बी पे बलात्कार का केस दर्ज होता है। एक बात यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे अगर कोर्ट में ए बी जाता है और कहता है कि मैंने सबसे पहले शुरुआत नहीं की है, पहले तो ए की वाइफ ने ही मेरे घर आया और मुझसे कहा कि आइए शारीरिक बात होती है, और शारीरिक संबंध का ऑफर उसकी तरफ से था, मेरे तरफ से कुछ नहीं था। मैं तो बाद में उसमें एंट्री किया हूँ। बहुत उन्होंने अबेट किया, बहुत मेरे को चढ़ाया, उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। तो कोर्ट उस केस में भी बी को बलात्कार के मुकदमे में इसको सज़ा सुनाएगा। इसमें जो ए की वाइफ है, इस पर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, भले इसने ही अबेट किया हो, इसने ही सबसे पहले स्टार्टिंग की हो। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। ना ही बी ए का जो हस्बैंड है अपनी वाइफ पर भी मुकदमा नहीं कर सकता है। ये तो था अबेटमेंट, ये था अडल्ट्री था ये। उसके बाद आइए इसमें देखते हैं कि क्या कुछ ड्रॉबैक थे। ठीक है, ड्रॉबैक अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको देखने में ये आएगा कि बी की जो वाइफ है उसके पास कोई पावर नहीं है। यहाँ पे बी की वाइफ ए के वाइफ पे मुकदमा नहीं करेगी कि तुमने अपने अपने हस्बैंड को नहीं कंट्रोल में किया। बी की वाइफ अपने हस्बैंड पर मुकदमा नहीं कर सकती कि तुम क्यों जाके दूसरे पराया औरत के साथ संबंध बनाए हो। इसमें भी ड्रॉबैक है। अगर बी अनमैरिड किसी वाई जो अनमैरिड गर्ल थी उससे अगर संबंध बनाता है, बिना गैरशुदा लड़की से भी संबंध बनाता है, तो भी बी की वाइफ कुछ नहीं कर सकती। ये भी पावर नहीं उसके पास। और वहाँ पे ए की वाइफ जिसका संबंध बनाया गया था वो भी बच जा रही है, उसका पावर नहीं है। एक चीज़ और देखने की खास बात यह है कि जो जो ए वाइफ है उस पर सेक्स किया जाए ना किया जाए, उसके साथ जो संबंध बनाया जाए ना बनाया जाए, ये पावर ए के हस्बैंड के पास है। एक वाइफ के पास पावर ही नहीं है। वो अगर वो कहती है कि मेरे साथ कोई सेक्स करे तो ए उसको फंसा देगा सामने वाले को। तो शादी के बाद ए की जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, उसका कोई पावर ही नहीं है एक्चुअली। ठीक, उसका पूरा पावर कंसर्न चला जाता है उसके पास, हस्बैंड के पास चला जाता है। तो यहाँ पर बड़ा एक मिसमैच सा है। ठीक है, अगर वहीं पे अगर हस्बैंड किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, मान लीजिए चाहे शादीशुदा या गैर शादीशुदा संबंध बनाएगा, तो वहाँ उसको रोकने वाला कोई नहीं है। वहाँ से कोई रोकने वाला नहीं है। मान लीजिए अगर शादीशुदा बनाएगा तो उसका हस्बैंड कंप्लेन कर सकता है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन अगर कोई लड़की है और सहमति से आपस में वो लोग सेक्स करते हैं, एक शादीशुदा आदमी है और एक जो अनमैरिड गर्ल है वो साथ अपन संबंध बनाते हैं, तो भी उसकी वाइफ कुछ नहीं कर सकती। मतलब हस्बैंड फ्री है कुछ भी करने के लिए, लेकिन वाइफ फ्री नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट यहाँ हो रहा था। तो इसी में जो रिसेंट जो जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें ये कहा गया कि ये जो अडल्ट्री है, जो अगर पत्नी है, इसको भी पत्नी जो है अगर संबंध बनाती है किसी गैर के साथ, तो ये कंटिन्यूअस सिग्नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हो गया तो हस्बैंड या कंप्लेन कर देंगे, नहीं चलेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस नेचर चाहिए, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, दिखना चाहिए कि यार बार बार ये सब संबंध बना रहे हैं। एक बार हो गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हो गया, उस पर कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। लेकिन आज की डेट में अडल्ट्री नहीं है। लेकिन जो इलाहाबाद मुकदमा था वो उसको डाइवोर्स को लेकर मुकदमा किया गया था। तो आइए जानते हैं कि अब प्रावधान क्या। प्रावधान ये भी है कि अगर उसको जानने से पहले थोड़ा हम
केस स्टडी देखेंगे कि ये अडल्ट्री आया कैसे, शुरुआत कैसे हुई। 1860 जब आईपीसी बनाया गया था तो उस समय ये कानून उस समय था। और उसके बाद 1955 के बाद हिंदू मैरिज एक्ट आता है। इससे पहले हिंदुओं के पास कितनी भी शादी करने का पूरा अधिकार था। जैसे मुसलमानों के पास अधिकार है, वैसे हिंदुओं के पास भी अधिकार था 1955 तक। कितनी भी वो शादियाँ कर सकते थे। 1955 के बाद कानून आ जाता है कि आप एक ही औरत से शादी कर सकते हैं। उसके अगर दूसरी शादी करना है तो आप उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा, तलाक देना पड़ेगा, या विडो होगी उस केस में देना पड़ेगा। तो ये प्रावधान हिंदू में हो गया। तो सबसे पहले केस लॉ को हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो केस लॉ आता है यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 में। 55 में आया हुआ है, कानून बनता है हिंदू मैरिज एक्ट। बनता के कानून है 1954 उसका बेस है। 1954 में मोहम्मद अब्दुल अजीज़ पहली बार मुकदमा दर्ज करते हैं कि ऐसा ही अडल्ट्री केस होता है, उस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। मान लिया आदमी नंबर बी था, टीम बी थी और बी पे मुकदमा दर्ज होता है। तो वो भाग के आता कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एक ही वाइफ मेरे पास घर आई थी और उसने हमको सेड्यूस किया। उसके बाद हम उसके फिराक में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए और हम फंस गए। तो मुझे क्यों बलात्कार में फंसा जा रहा है? गलती तो उसकी है ना, उसको फंसाओ, मुझे क्यों फंसा रहे हो? मेरे पास नहीं आई होती तो मैं चक्कर में पड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वाइफ को नहीं फंसाया जाएगा, आप खुद फंसेंगे। क्योंकि इसमें एक जो आंसर दिया गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये कहा कि वाइफ जो कानून बना है 1860 उसमें बाल विवाह चलते थे उस समय और लड़कियां को पढ़ने का उतना अधिकार नहीं था। तो ये पावर हस्बैंड को दी गई थी कि आप अपनी पत्नी को बचा कर रखिए। ठीक है, कोई गैर मर्द आपके उसके पत्नी को उठाना ले जाए, कोई संबंध ना बनाए, तो ये पावर पूरा हस्बैंड के पास दी गई थी। आज भी वो मेंटालिटी यही है कि हस्बैंड वाइफ को बचाएगा, वाइफ कमाए ना कमाए कोई नहीं है। लेकिन कानून की नज़र में भी आज देखेंगे तो लगभग हस्बैंड के पास ये पावर होता है अपनी वाइफ को बचाने का या अपनी वाइफ को प्रोटेक्शन देने का। तो यहाँ पे ये मुकदमा जो था अडल्ट्री को कैंसिल नहीं किया जाता है। उसके बाद स्वामी मित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 में यह मुकदमा दायर होता है। इसमें कहा जाता है कि 3 केस वही वाले आते हैं, इस पर भी वही ऑब्जेक्शन अडल्ट्री का उठता है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए 1985 में, कि 3 केस वही वाला था कि वाइफ मुकदमा नहीं कर सकती, वाइफ ए के वाइफ पर मुकदमा नहीं कर सकती, ए और वाइफ की बी की वाइफ बी पे मुकदमा नहीं कर सकती और बी की वाइफ जेड पे मुकदमा नहीं वाई पे मुकदमा नहीं कर सकती, जो कि अनमैरिड गर्ल थी जिसके साथ वो संबंध बनाया था। तो एक ड्रॉबैक था। और जो राइट टू इक्वलिटी का जो आर्टिकल 15(3) है उसके बारे में यहाँ बात हुई थी, उसका उल्लंघन हो रहा है। उसको अगला मुकदमा होता है 1988 में वी रावीथी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये होता है कि 198 सीआरपीसी में आप जाएंगे, अगर ध्यान देंगे तो वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि सीआरपीसी में कहा गया है कि अगर पत्नी किसी गैर के साथ संबंध बनाती है तो एग्री पार्टी कौन होता है? हस्बैंड होता है। हस्बैंड ही मुकदमा दर्ज करेगा और कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, या तो उसका गार्जियन मुकदमा दर्ज कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप कमाने के लिए आप गए हुए हैं बाहर दिल्ली, और आपकी जो वाइफ है वो ससुराल में है, मायके में, तो अगर कोई संबंध बनाता है और हम मायके वाले को मालूम चल जाता है, मायके वाला मुकदमा दर्ज कर सकते हैं उस केस में। उसके बाद 2012 में अगला मुकदमा आता है डब्ल्यू कल्याणी वर्सेस स्टेट। इसमें इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि वाइफ को एज ए मास्टर ऑफ हस्बैंड को मास्टर कहा गया और वाइफ को स्लेव करने का यहाँ पर इस एक्ट के तहत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की बात नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल पूरे कहानी में ये कहने की कोशिश किया गया कि हस्बैंड जो है आज के डेट में मास्टर हो चुका है वाइफ का। तो ये सब चल रहा था। इतने मुकदमे 4 मुकदमे हो गए 1954 से लेकर अब तक। अभी तक अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया गया, लेकिन 2013 में एक चिंगारी फूटती है इसकी। और मिलिट्री में एक 2013 में एक औरत आती है, शादीशुदा औरत, वो कहती है कि मिलिट्री में वाइफ स्वैपिंग का खेल चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होता है ये मुकदमा कि कोई पत्नी डर के मारे ये मुकदमा दर्ज नहीं करती है, लेकिन वहाँ पे औरतों का आदान प्रदान होता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, तुम मेरी वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हस्बैंड है ना, जो मैंने कहा जो कंसेंट जो देने का पावर हस्बैंड के पास था, वो मिलिट्री में वो लोग दे रहे थे एक दूसरे को कि चलो मेरी वाइफ के साथ तुम मजा ले लो, तुम ये मजा ले लो, ऐसे करके जो चीज़ था वो वहाँ हो रही थी। ऐसा एलिगेशन था, होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन ऐसा एलिगेशन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर SIT बनाया और इस पर जाँच के लिए बैठाया। अब जाँच क्या हुआ रिपोर्ट नहीं, मुझे इसका जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ सेम। अब कहानी वो एक बेस बनता है, यहाँ पे एक भी मिलिट्री है, बहुत बड़ी पावर है, तो वहाँ पे कहानी बनती है। उसके बाद अगला मुकदमा आता है जोसेफ शिंदे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का मुकदमा।
और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है और कहता है कि ये आर्टिकल 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन है। और उसमें कुछ चीज़ें बोलते हैं, जैसे जो अनइक्वालिटी का उल्लंघन हो रहा है कि हस्बैंड को पावर दिया है, वाइफ को पावर नहीं है, ये नहीं चलेगा। उसको राइट टू प्रिवेसी का उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्याख्या किया उन्होंने कि राइट टू प्रिवेसी है, क्योंकि आप किसके साथ सेक्स करेंगे आप तो क्यों बताएंगे, क्योंकि शादी तो ऐसा तो है नहीं कि हम लाइसेंस मिल गया, मैंने पहले बताया था मार्शल लॉ में, कि मार्शल लॉ भी मद्रास हाई कोर्ट ने उसको कर दिया है और जल्दी सुप्रीम कोर्ट उसको कर देगा। क्योंकि ये चीज़ें मैंने बोला ना कि लॉ एक किसी दोस्त ने मुझे बोला कि आप थोड़ा लॉ में ह्यूमर लाया करिए। मैंने कहा लॉ ह्यूमर नहीं है, लॉ एज ए ट्यूमर है, एक बार उसको छेड़ देंगे अच्छा खासा वो छिड़ जाएगा। तो अडल्ट्री हो गया। तो अब अडल्ट्री का है क्या, क्राइम नहीं है। अगर वाइफ किसी के साथ कर देती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है बी के साथ, तो आप बी पर मुकदमा दर्ज नहीं कर पाएंगे बलात्कार का, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप करेंगे क्या कर पाएंगे आप, तो आप उससे अपनी पत्नी से कहेंगे भैया तुम मुझे तलाक दे दो, ये सब झंझट मुझे नहीं पढ़ना है, ये इसका ग्राउंड है, बस यही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है। ठीक, तो ये फिलहाल अभी का है। तो मैं कुछ कहावतें कहूँगा इसमें, जैसे कि कहा जाता है कि शादीशुदा औरतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं, कहावतें होते हैं। इसका बेसिक रीज़न जो है यही है, क्योंकि फंसेंगे आप ही, वो नहीं फंसेगी, फंसेंगे आप ही। तो ये जो बुजुर्ग कहते हैं वो सही कहते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, कानूनी जानकारी नहीं है लेकिन वो एक्सपीरियंस इस बात का बिल्कुल है। और एक चीज़ इसमें एक चीज़ और कही जाती है कहावतों में, आप ध्यान देंगे, क्योंकि कचहरी में बैठेंगे कहावत बहुत सुनने को मिलती है और कहावत कहीं ना कहीं लिंकिंग होती है। एक और चीज़ सुनने में आता है कि छोटी बहन की, अगर छोटी कोई लड़की है, आपसे उम्र में छोटी लड़की है, उसकी शादी होती है तो उसको भाई बहन के दर्जे के तौर पर उसको देखते हैं। लेकिन आपसे बड़ी उम्र की लड़की है, शादीशुदा हुई है, तो उसको हम माता पिता के दर्जे से देखते हैं। भाई बड़ी बहन के दर्जे से नहीं देखते, उसको माता पिता के दर्जे से देखते हैं। मैं माता पिता इसलिए बोला हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई होगी तो आप देखेंगे कि शादी के समय पंडित जी आपको कुछ मंत्रों के द्वारा ये बात बताते हैं कि माता पिता किसे कहते हैं। ठीक है, और जब आप सप्तपदी देते हैं, 7 जो चक्कर लगाते हैं आप उसके शादी के समय, तो वहाँ भी एक मंत्र पढ़ा जाता है और मंत्र नंबर भी ये फिफ्थ मंत्र है, जिसको पंडित जी पढ़ते हैं, इसी को बताते हैं। तो अगर आप उस समय जगे रहे होंगे मंडप के समय और पंडित जी से क्रॉस क्वेश्चन करने की आपकी आदत रही होगी तो आपको उसको जानकारी मिल गई होगी। नहीं तो आप अगर होम करने में आप बस मैं क्या बोलूँ उसमें, तो अगर आप मैं बस कुल मिला के एडल्ट्री मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एडल्ट्री है क्या। और कुछ ऐसी कोई टॉपिक ऐसा कुछ इस एडल्ट्री में नहीं है, बस यही आपको बताना था। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा, और ऐसा कोई सजेशन होगा तो आप भी मुझे सजेशन दे दीजिएगा। लेकिन मुझे ये सजेशन मत दीजिएगा कि आप थोड़ा इसमें ह्यूमर लाइए। देखिए मैं इसमें ह्यूमर नहीं ला सकता, ठीक है। ह्यूमर लाऊंगा तो उल्टा पुल्टा बोलने के चक्कर में कुछ ह्यूमर फैल जाएगा, ठीक है। और मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि लॉ इज़ नॉट इन ह्यूमर, लॉ इज़ लाइक ए ट्यूमर। एक बार आप उसको छेड़ दिए तो उसको आप रोक नहीं पाएंगे। ओके।